चलिए, CBSE क्लास 10 सामाजिक विज्ञान NCERT सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन NCERT बुक क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सॉल्यूशन पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी। यानी सरकार की क्या साझेदारी है, सरकार का क्या महत्व है, इसलिए सत्ता की साझेदारी यानी कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम, या सहयोग। सत्ता यानी सरकार की साझेदारी कह सकते हैं, सत्ता की साझेदारी का वो अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता जो हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं या कहते हैं। चलिए, सॉल्यूशन है सत्ता की साझेदारी का एक कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, वे प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी राजनीतिक प्रक्रिया में देश की जनता भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। तो ऐसी क्या है, कुशल प्रक्रिया है, एक कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके अनुसार क्या होता है, समाज के सभी वर्गों को, यानी जो भी वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या कह सकते हैं उच्च, निम्न और उसके मध्य वर्ग, यानी तीनों वर्ग क्या करते हैं, राजनीति में हिस्सा लेते हैं। उच्च वर्ग में अमीर लोग और मध्य वर्ग में जो भी मीडियम फैमिली के आते हैं, और निम्न वर्ग जो भी गरीब लोग भी राजनीति में हिस्सा लेते हैं। देश को शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। बिल्कुल, शासन की जो भी प्रक्रियाएं हैं सरकार की, उसमें लोग क्या करते हैं, वो भी भागीदार होते हैं, यानी अपना मत देते हैं। इस प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी ये प्रक्रिया सिंपल भाषा में सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी देश के सभी लोग भाग लेते हैं राजनीति में। हाँ, चलिए, यानी सरकार का और जनता का क्या होता है, राजनीति में दोनों भागीदारी होते हैं, तो ये कहलाता है सत्ता की साझेदारी। चलिए आगे चलते हैं सत्ता की साझेदारी में। यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यानी सत्ता जो भी है सरकार का क्या है, बंटवारा होना जरूरी है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी सरकार क्या है, सामाजिक समूह में टकराव कम होता है। सामाजिक समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, अपनी कुछ महत्वपूर्ण मांगों के लिए या विशेष मांगों के लिए समूह बनाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये सामाजिक समूह कहलाते हैं। ठीक, सामाजिक समूह उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना होकर हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मिलकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी सामाजिक जी क्या है, आपको समझाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये क्या है, ये एक कमरा है जो क्या है, सत्ता यानी सरकार। यानी ये सरकार का क्या है, एक रूम समझ लीजिए, क्या है, कमरा। इसमें कितने भागों में बांट दिया गया है सरकार को, 3 भागों में।
सब बराबर होंगे, शायद बराबर नहीं बन पाया, हम फिर से बना देते हैं इसको। सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये हो गई विधायिका। विधायिका क्या बनाती है? कानून। विधायिका। ये हो गई कार्यपालिका। कार्यपालिका आप समझ लेंगे। कार्यपालिका। ये हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका। चलिए इनके काम समझ लेते हैं। विधायिका के काम होते हैं कानून का निर्माण करना, यानी जो भी संसद में कानून निर्माण होते हैं वो क्या है? विधायिका कानून बनाती है। जो भी सांसद होते हैं संसद में, उन्हें सांसद ही बोलते हैं, जो संसद में बैठते हैं। और राज्य में विधान परिषद और विधान सभा होती है। विधानसभा में मुख्यमंत्री बैठते हैं, जो राज्य में कानून बनाते हैं और उन्हें विधायिका कहते हैं। जो देश के लिए और राज्य के लिए कानून बनाते हैं। और कार्यपालिका जो कानूनों का पालन करवाती है, जैसे पुलिस हो गई, ये क्या सब कराती हैं। और कर्मचारी जो भी होते हैं वो कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका यानी जितने भी न्याय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या है? न्यायपालिका में आते हैं। और आते हैं छोटे नीचे पर तहसील लेवल पर डीएम, वो भी थोड़े काम वो भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा उनका भी हिस्सा होता है न्यायपालिका में, वो भी भागीदार होते हैं न्यायपालिका के। तो तहसीलदार लगभग हो जाता है थोड़ा, मगर हम महत्व रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को न्यायपालिका में शामिल करते हैं। चलिए, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसको न्याय करती है। यानी कानूनों में क्या नहीं होना चाहिए, जनता के क्या खिलाफ कानून नहीं बनने चाहिए, यह क्या है? न्यायपालिका न्याय करती है। यानी फैसला सुनाना, ये क्या है? मुकदमा वगैरह, ये न्यायपालिका करती है। और ये अपने आप में तीनों स्वतंत्र होती हैं कार्य करने के लिए। यानी सरकार के ये कितने अंग हैं? अंग कहलाते हैं। ये हैं 3 अंग। 3 अंग। चलिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग हैं। पहले विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। फिर क्या है? कार्यपालिका, ये बने हुए कानूनों पर कार्य करती है। कार्यपालिका। फिर हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है, यानी फैसला सुनाती है। जो भी जज होते हैं वो क्या करते हैं? फैसला सुनाती है। यानी सबसे बड़ी न्यायपालिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या है? हाई कोर्ट आती है। यानी सुप्रीम कोर्ट हो गई सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। और इसके नीचे होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला न्यायालय। और फिर तहसील न्यायालय भी होती है, वो छोटे स्तर पर होती है, जो लगभग खेती का काम संभालती है। चलिए, अब ये सरकार के 3 अंग समझ में आ गए हैं। ये सरकार के अंग कहलाते हैं। सरकार के अंग। सरकार के अंग आप नोटिस बना लीजिए कॉपी में। सरकार के अंग कहलाते हैं। सरकार के अंग, यानी कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, सब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए
आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। बाई चांस डाउट हो जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आंसर बता देंगे अगले वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक बता दिया, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं, आपको फिर डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब ये तो हो गया था पॉइंट दूसरा वाला। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो और हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़े। यानी तीनों क्या चलती, एक दूसरे पर मिलकर चलती हैं और एक दूसरे पर घमासान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सत्ता क्या हो जाएगी, उसका क्या होगा, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी, दोनों भिड़ंत रहेंगी और राज्य यानी देश वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ जाएगा और अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। चलिए जैसे पाकिस्तान की क्या होती है, आर्मी वहाँ के कब्जा कर लेती है, ना ही न्यायपालिका हमारे स्वतंत्र है और ना ही कार्यपालिका, तो उसके तीनों अंग क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर। चलिए तो संवैधानिक कहीं भी पैदा हो सकते हैं, केवल यही केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ठोस पहुंचती है। बिल्कुल पहले क्या होते हैं स्तरीय सरकारें, आपको बता देते हैं ये क्या है। चलिए हम बता देते हैं आपको सरकार कितने आधार पर काम करती है। एक तो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। इस बार केंद्र सरकार में श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, नरेंद्र दास मोदी जी। ये क्या है, केंद्र सरकार में क्या है, उसमें प्रधानमंत्री हैं यानी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में। और राज्य सरकार में दूसरी होती है राज्य सरकार। क्या होती है, राज्य सरकार। ये स्तर है सरकार के स्तर, यानी पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, पहले केंद्र सरकार फिर दूसरी राज्य सरकार और तीसरे स्तर की लोकल गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट। जो नगर में होती हैं उन्हें नगरीय पंचायत कहते हैं और जो गांव में होती हैं उन्हें पंचायत कहते हैं। और उसका अध्यक्ष होता है यानी कि जो चुना जाता है या प्रधान कहलाता है या मुखिया या मुखिया कहलाता है। चलिए ये पता चल गया, पहले इधर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर क्षेत्रीय सरकार होती है। चलिए आप लोगों को ये याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग कुछ कुछ नोट कर लीजिएगा, फिर हम PDF आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वो PDF मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत करना। चलिए आगे चलते हैं, यानी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो वहाँ पर सत्ता की सांवेर का और भी महत्व बढ़ जाता है। यानी जिन देशों में जाति और क्षेत्रीय भाषा का विभाजन हो वहाँ पर सत्ता का क्या बढ़ जाता है,
सांबेर का और भी महत्व बढ़ जाता है। अतः इनमें से कोई भी चिंगारी दावा नहीं का रूप लेकर देश के सारे ताने वाने को जलाकर राख कर सकती है। यानी कि यह क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी भी राज्य या देश में, राज्य को देश भी कहते हैं, राज्य को देश भी कहते हैं, आप जब कक्षा 11 या 12 की बुक पढ़ेंगे तो उसमें राज्य दिया होगा जो देश की बात करता है। चलिए क्या कह रहा है कि जाति और भाषा के आधार पर जिस देश में क्या होगी, यानी भेदभाव थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी या विभिन्नता होगी जाति पर, भाषा के आधार पर, तो वहाँ क्या होगी, देश को संभालना मुश्किल होता है। यानी वहाँ की सत्ता क्या पड़ती है, कुछ मुश्किल पड़ता है चलाना सत्ता को, यानी सरकार को चलाना, क्योंकि जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है और भाषा के आधार पर। जैसे हमारे भारत में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं जो संवैधानिक तौर पर बताई गई हैं। 22 भाषाएं जिसमें हमारी हिंदी क्या है, एक राष्ट्रीय भाषा है और ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। उत्तरी भारत में हिंदी बोली जाती है और हमारे देश में क्या है, इन जाति भाषाओं में क्या है, बहुत ज़्यादा ही भिन्नता है, विभिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी ही बोली जाती है, हरियाणा में ही, और जम्मू कश्मीर में सिंधी। ऐसे क्या है, ये विभिन्नताएं हैं, 22 भाषाएं हैं लगभग, आप याद कर सकते हैं बाद में। चलिए, यानी जहाँ ये जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव होता है वहाँ ही सरकार को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी उसको किस तरह संभाले सरकार। चलिए दूसरा पॉइंट है, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा है। यानी सामाजिक टकराव होते हैं और इससे क्या हो सकती है, हिंसा, और हिंसा देश के लिए अच्छी नहीं है, जो सभ्य देश यानी राज्य के लिए अच्छी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा है। यानी पाकिस्तान में कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ क्या है, जाति आधार पर बहुत ही भेदभाव होता है, इससे क्या होती है, वहाँ अस्थिरता बनी रहती है और सरकार आगे विकास नहीं कर पाती है, वो उसी में ही लगी रहती है, जो राजनीतिक हिस्सा बन जाता है और आगे सरकार को चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। तो वह क्या है, अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर लिया है और उससे क्या है, लोगों को क्या है, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपनी ही जाति में लगे हुए हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, सरकार को कुछ टकराव को क्या करना चाहिए, सबको अधिकार देना चाहिए, और वहाँ सरकार देती है मुस्लिम को अधिकार। चलिए, ज़्यादातर मुस्लिम को अधिकार देती है, उनके स्वतंत्रता जो भी है, मतलब अधिकार। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, लोकतंत्र का ही मतलब, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और इसलिए बेल सरकार वही है जिनमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। बिल्कुल, जो भी समूह हैं वो क्या करें, शासन व्यवस्था से जुड़े, समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जैसे हमारी एक सांसद है, सांसद में लगभग सांसद 3 कोने का बन चुका है, सांसद है क्या है, सांसद। तो सांसद में हर राज्य से प्रतिनिधि आते हैं जो भागीदार होती हैं, यानी प्रत्याशी के रूप में
अपना प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश का। तो क्या है, सभी भागीदार हैं, तो उससे क्या है, सत्ता में बंटवारा कर दिया गया है। यहाँ पर तो बंटवारा नहीं समझ सकते, बंटवारा तो हमने बता दिया है कि बंटवारा क्या होता है। ये क्या, यानी पूरे देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अपने चुनकर भेजे जाते हैं जनता द्वारा। चलिए आज का सेशन यही छोड़ते हैं और अगले वीडियो में बता देंगे आगे सेशन में। जब तक के पढ़ते रहिए। थैंक यू।